नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के मौके पर आप सभी लोगों से एपिलेप्सी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हम बेसिकली बात करेंगे कि एपिलेप्सी होती क्या है और इसमें साइंस और सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड दौरे अगर पड़ते हैं। अनप्रोवोक्ड का मतलब है कि उसका डेफ़िनिट कुछ कारण नहीं पता चल पाता है। तो हम उसे और वो 24 घंटे अपार्ट होना चाहिए, मतलब उनके बीच का ड्यूरेशन 24 घंटे होना चाहिए, तो हमें उसे एपिलेप्सी कहते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा 2 या 2 से ज़्यादा सीज़र, तो सीज़र क्या है? सीज़र आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके हाथ-पैर अकड़ जाते हैं वगैरह चली आती है, तो उसे सीज़र या फिट्स कहते हैं, जनरल भाषा में फिट्स कहा जाता है। तो हम पहचाने कैसे कि ये सीज़र होने की पॉसिबिलिटी है इसे। तो ये एपिसोडिक होता है, मतलब थोड़ा देर आता है फिर ठीक हो जाता है, कुछ समय के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है और एपिसोड्स में होता है। और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ समय के लिए पेशेंट साइकोसिस में चला जा सकता है। साइकोसिस है कि मतलब कि उसे बहुत वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, या जो कर रहा है वही करता रह सकता है, या दौड़ने-भागने लग सकता है, और जैसे ही वो एपिसोड खत्म होता है पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो साइकोजेनिक जो प्रेज़ेंटेशन हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन प्रेज़ेंटेशन देखने मिलती है वो दूसरी होती है। जैसे कि थोड़ा देर पेशेंट कन्फ्यूज़ हो गया और फिर ठीक हो जाता है। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, हाँ, चेहरे का टेढ़ापन आ सकता है, हाथ-पैर का में अकड़न हो जाती है, आँखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। उस समय जिस समय ये एपिसोड हो रहा है, पेशेंट यूरिन भी पास कर सकता है, उसे स्टूल्स भी पास कर, तो उसके बाद वो बिल्कुल लेथार्जिक सा पड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आता। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब एपिसोड के बाद कुछ समय तक पेशेंट कन्फ्यूज़्ड रह सकता है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि मरीज को सीज़र हो रहा है, और अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो ज़रूर आप न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब जिन लोगों को एपिलेप्सी है तो एग्ग्रवेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे कॉमन जो एग्ग्रवेटिंग फैक्टर है वो है कि लैक ऑफ स्लीप। तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट हैं वो 7 से 8 घंटे डेली अच्छे से स्लीप लें। इसके अलावा इमोशनल फ्लक्चुएशंस, अगर इमोशनल स्ट्रेस वगैरह कुछ रह रही, उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल इनटेक एग्रवेट कर देता है और एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ा देता है। कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो हम रूटीन में, जैसे कि डायरिया वगैरह के लिए अपने घर में दवाइयाँ रखते हैं और ले लेते हैं। उन चीज़ों से भी जो फिट्स की दौरान जो सीज़र्स के एपिसोड्स हैं वो अकर कर सकते हैं। तो जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं वो कोई भी दवा लेने के न्यूरोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्या वो इसे ले सकते हैं या नहीं। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस या मेंस्ट्रुएशन के दौरान एपिलेप्सी के दौरे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह ब्रेन की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ना ही ये भूत-प्रेत और इत्यादि से रिलेटेड बीमारी है। तो और इसके ज़्यादातर केस में अच्छा कंट्रोल संभव है। 70 से 80% पेशेंट केवल दवाओं से कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा जो रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स हैं, उनका अदर तरीके से मे बी सर्जरी और दूसरी चीज़ों से, जिस चीज़ के लिए भी पेशेंट सूटेबल होता है, वो चीज़ें करके उसे रिलीफ दिया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके आस-पास किसी भी पेशेंट को सीज़र या एपिलेप्सी की कोई दिक्कत है, तो ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उसे इग्नोर ना करें। थैंक यू।